पीपीटी के अंदर हम देखेंगे कि कंज्यूमर का एटीट्यूड किस तरीके से फॉर्म होता है और किस तरीके से चेंज होता है। कंज्यूमर एटीट्यूड जानने से पहले देखते हैं एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड किसी भी पर्सन की फीलिंग है या बिहेवियर है किसी दूसरे इंडिविजुअल या दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। किसी भी सिचुएशन में पर्सन किस तरीके से फील कर रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो उसका एटीट्यूड कहलाता है। एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये कैसे पता लगाएंगे हम कि पॉजिटिव है नेगेटिव है? किसी भी पर्सन के बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व करके, उसके एक्शन को क्लोजली ऑब्जर्व करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर्सन का एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं? एटीट्यूड क्या है? Thinking, feeling and reaction of an individual towards various aspects of environment is known as his attitude. ठीक है, environment के various aspects की तरफ कंज्यूमर की क्या फीलिंग है, क्या उसका रिएक्शन है, क्या उसकी थिंकिंग है, वो उसका एटीट्यूड फॉर्म करता है। एक्सपीरियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंडिविजुअल के एटीट्यूड फॉर्मेशन में। किस तरीके के उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उसी के बेसिस पे उसका पर्सनल एटीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रांसफॉर्म होता है। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एटीट्यूड किसी भी पर्सन का फाइंड आउट करना, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ का पॉजिटिव एटीट्यूड हो टूवर्ड्स देयर वर्क, टूवर्ड्स देयर ऑर्गेनाइजेशन, तभी जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो पाएगा। और वहीं अगर हम बात करें कंज्यूमर एटीट्यूड की, तो कंज्यूमर एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मार्केटर्स के लिए जानना। ऑब्वियसली मार्केटर चाहेगा कि कंज्यूमर्स का एटीट्यूड पॉजिटिव रहे ताकि रीपर्चेजेस हो, उसके साथ साथ वो पॉजिटिव माउथ ऑफ पब्लिसिटी करे। ठीक है, तो कंज्यूमर एटीट्यूड का क्या मतलब है कि कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट की तरफ किस तरीके से फील करता है, किस तरीके से थिंक करता है और किस तरीके से रिएक्ट करता है, वो कंज्यूमर एटीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, ऑफ एटीट्यूड देखते हैं। 3 टाइप के कंपोनेंट्स है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल। कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है एटीट्यूड का? जो एक्चुअल नॉलेज ऑफ एन इंडिविजुअल है अबाउट एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो एक्चुअल नॉलेज है वो कॉग्निटिव कंपोनेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें हम, तो जो उसकी नॉलेज है कंप्यूटर्स के बारे में या कंप्यूटर रिलेटेड ऑपरेशंस के बारे में, वो उसका कॉग्निटिव कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, किसी अगर कंज्यूमर एटीट्यूड के टर्म्स में बात करें तो कंज्यूमर की जो एक्चुअल नॉलेज है अबाउट द बेनिफिट्स एंड फीचर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट, वो उसका कॉग्निटिव कंपोनेंट कहलाएगा। देन अफेक्टिव कंपोनेंट क्या है? उसकी फीलिंग्स। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की तरफ उसकी फीलिंग्स, फॉर एग्जाम्पल उसका एक्साइटमेंट, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स, वो फॉर्म करता है अफेक्टिव कंपोनेंट। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर का हमने एग्जाम्पल लिया था, कितना डिग्री ऑफ एक्साइटमेंट उसको फील होता है जब वो कंप्यूटर्स पे काम करता है, वो उसका अफेक्टिव कंपोनेंट है। किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूमर कितना लाइक या डिसलाइक कर रहा है या उसके यूज से कितना एक्साइटमेंट उसे फील हो रहा है, वो उसका अफेक्टिव कंपोनेंट कहलाता है। देन बिहेवियरल कंपोनेंट क्या है? किस तरीके से बिहेव कर रहा है पर्सन टूवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट। जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर की ही बात करें तो कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका टूवर्ड्स अपने वर्क की तरफ, या फिर कितना नेगेटिव है अगर उसको फ्रीडम मिलती है काम करने की अपने कंप्यूटर्स के ऊपर, तो ऑब्वियसली उसका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। कितना ज़्यादा उसका पास्ट एक्सपीरियंस है उतना ही उसका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। उसी तरीके से कंज्यूमर एटीट्यूड में भी बिहेवियरल कंपोनेंट कहलाएगा। क्या? कितना पॉजिटिवली या कितना नेगेटिवली वो बिहेवियर शो करता है किसी भी प्रोडक्ट की तरफ, वो बिहेवियरल कंपोनेंट कहलाएगा। हमने एटीट्यूड के कंपोनेंट्स देखे, उनको अलग अलग हायरार्कीज में कोई भी इंडिविजुअल यूज करता है कि कौन सा कंपोनेंट पहले यूज करता है और देन नेक्स्ट उसके बाद कौन सा यूज करता है, जिससे कि उसका फाइनल एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है।
ठीक है। तो 3 तरीके की हायरार्कीज हैं। स्टैंडर्ड लर्निंग हायरार्की, इसमें क्या है, कंज्यूमर अपने जो बिलीव्स हैं, जो उसका कॉग्निटिव पार्ट है, उसके बेसिस पे अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स फॉर्म करता है। ठीक है, जिसके बेसिस पे उसका एटीट्यूड फॉर्मेशन होगा, मतलब कि उसका फाइनल बिहेवियर पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो रेफ्लेक्ट होगा। जैसे कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड लर्निंग हायरार्की, फॉर एग्जाम्पल कॉटन क्लोथ्स के बारे में कंज्यूमर की नॉलेज ये है, मतलब उसके बिलीव्स ये हैं कि समर्स में जो आपका कॉटन है, फैब्रिक है, वो यूजफुल है, मतलब वो अच्छा रहता है, तो ये उसका बिलीफ है। देन अफेक्ट पार्ट क्या हो गया इसका, कि कंफर्टेबल, अगर वो कंफर्ट की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली वो फील करेगा, उसकी लाइक्स है कि कॉटन सूट्स ज़्यादा कंफर्टेबल हैं समर्स के अंदर, तो ये उसका अफेक्ट पार्ट हो गया। तो डेफिनेटली ये इसके बेसिस पे उसका बिहेवियर क्या बन जाएगा कि वो पॉजिटिव बिहेवियर शो करेगा टूवर्ड्स कॉटन सूट्स, मतलब कि वो परचेज करेगा। तो उसका एटीट्यूड फॉर्मेशन हो रहा है कि जो उसका बिलीव था उसके बेसिस पे उसका एटीट्यूड फॉर्म हुआ है कि वो पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहा है, ऑब्वियसली परचेज करेगा कॉटन के क्लोथ्स को। देन सेकेंड टाइप ऑफ हायरार्की इज लो इन्वॉल्वमेंट हायरार्की। ये भी डिपेंडेंट किस पे है, यहाँ पर कंज्यूमर के बिलीव्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पर लो इन्वॉल्वमेंट है, मे बी कोई प्रोडक्ट सिग्निफिकेंट नहीं है उतना कंज्यूमर के लिए, तो उस कंडीशन में मार्केटियर इस तरीके की हायरार्की को यूज करते हैं, लो इन्वॉल्वमेंट हायरार्की। वो उसके जिंगल्स हैं किसी भी प्रोडक्ट के या फिर पैकेजिंग है, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं कि कंज्यूमर का एक अच्छा बिलीफ बन जाता है टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट, और वो पॉजिटिव बिहेवियर शो करता है, एंड ऑब्वियसली उसके बाद उसकी लाइक्स या डिसलाइक क्रिएट होती है टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट। ठीक है, तो लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट जो हैं, जहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है कंज्यूमर परचेजिंग डिसीजन के पीछे। देन एक्सपेरिमेंटल हायरार्की। एक्सपेरिमेंटल हायरार्की यहाँ पर इमोशन को बेस लिया गया है, यानी कि जो कंज्यूमर के इमोशंस हैं उसके बेसिस पे उसका बिलीफ तैयार हो रहा है, उसका एटीट्यूड तैयार हो रहा है। तो ऐसे, जैसे कि फैशन का एग्जाम्पल ले लें, तो फैशन के केस में कोई ज़रूरी नहीं है कि कंज्यूमर रैशनल वे में डिसीजन ले, वो इमोशनल वे में डिसीजन लेता है। ठीक है, जो उसकी लाइक्स हैं डिसलाइक्स हैं वो ये नहीं दिखेगा कि कौन सी चीज़ कंफर्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी, या कितना लॉन्ग लास्टिंग कोई फैब्रिक है या नहीं है, वो सिर्फ अपने इमोशन पर, मतलब उसे अभी के ट्रेंड में जो भी प्रोडक्ट है, जो भी फैशन है, उस वैसे कपड़े वो खरीदेगा। तो ये डिपेंडेंट किस पे है, कंज्यूमर के इमोशंस के ऊपर। तो पहले अफेक्ट वाला कंपोनेंट आ रहा है, यानी कि उसके लाइक्स डिसलाइक्स, उसके बाद उसका बिहेवियर, यानी कि पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है या निगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। देन उसके बेसिस पे उसके बिलीव्स बनते हैं, यानी कि उसका नॉलेज बैंक तैयार होता है अबाउट एनी प्रोडक्ट। एक्सपेरिमेंटल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने इसको पहले यूज कर लिया, यूज करने के बाद हमारा नॉलेज बैंक तैयार हो रहा है अबाउट एनी प्रोडक्ट। एटीट्यूड फंक्शंस कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। पहला क्या है, अडेप्टिव फंक्शन। अडेप्टिव फंक्शन में एटीट्यूड इंडिविजुअल की हेल्प करता है कि किसी भी एनवायरनमेंट को वो इंडिविजुअल अडेप्ट कर पाए, यानी कि जो भी सिचुएशनल चेंजेस हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, उसमें इंडिविजुअल इजीली एडजस्ट कर पाए, वो है आपके एटीट्यूड का अडेप्टिव फंक्शन। ये फंक्शन एटीट्यूड के अकॉर्डिंग आपको आपके गोल रिकग्नाइज करने में आसानी होती है, एट द सेम टाइम आप उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं, और आपको किसी भी अनवांटेड सिचुएशन से बचाता है। ठीक है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है किसी भी ऐसे इंडिविजुअल की तरफ जहां से आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फील हो रहे हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी नए ग्रुप में एंटर होना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, कन्वर्सेशन किसी भी ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जिसमें उस ग्रुप का कॉमन इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इजीली आप उस नए ग्रुप में एडजस्ट हो पाएंगे।
सेकंड फंक्शन क्या है एटीट्यूड का? नॉलेज फंक्शन। नॉलेज फंक्शन में आप नॉलेज गेन करते हैं अबाउट एनी टॉपिक। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बारे में आप कोई भी नई इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं अपने इस तरीके के एटीट्यूड के थ्रू। ठीक है, आप कुछ ऐसी चीजें फाइंड आउट करेंगे, कुछ बुक्स पे जाएंगे या आपके ऐसे कलीग्स हैं जिनके पास उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज है, तो ऑब्वियसली आप डेटा सर्च करने की, इंफॉर्मेशन सर्च करने की कोशिश करते हैं किसी भी नए ऑब्जेक्ट या नए टॉपिक के बारे में। उसी तरीके से कोई भी कंज्यूमर डेटा इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, एटीट्यूड और आपको अपनी वैल्यूज को एक्सप्रेस करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, कोई भी रिलीजियस पर्सन है, मे बी वो कॉलेज में है, स्कूल में है, डेफिनेटली तो वो वहाँ पर स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे प्रेयर करवाएगा, तो उस प्रेयर कराने से उसका रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो रिलीजियस काइंड ऑफ पर्सन है। ठीक है, तो आपका एटीट्यूड आपको अपनी वैल्यू को एक्सप्रेस करने में भी हेल्प करता है। देन ईगो डिफेंस फंक्शन, कुछ एटीट्यूड आपको आपके ईगो डिफेंसिव टूल की तरह भी काम करते हैं, यानी कि आपको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ ऐसे इवेंट्स की तरफ जो आपके ईगो को हर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर बायसनेस होने के चांसेस हैं, तो आपका एटीट्यूड आपका साइकोलॉजिकल बिल्डअप कर रहा है जिससे कि आप उस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को फेस कर पाएं और उसे हैंडल कर पाएं। मॉडल्स ऑफ एटीट्यूड, फर्स्ट वन इज ट्राई कॉम्पोनेंट एटीट्यूड मॉडल। देखिए, हमने इससे पहले हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल देखा था जिसमें हमने किस तरीके से कॉम्पोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड को डिफरेंट लेवल्स पर यूज करता है कोई भी इंडिविजुअल। ठीक है, तो उसमें क्या तीन कंपोनेंट्स हमारे कौन कौन से हैं? हमारा कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल। इन तीनों को अलग अलग तरीके से सीक्वेंस में हम प्लेस करके किसी भी पर्सन का, किसी भी इंडिविजुअल का एटीट्यूड फॉर्म होता है। इसके अकॉर्डिंग अनअवेयरनेस से लेके परचेज डिसीजन तक, अगर हम कंज्यूमर एटीट्यूड की बात कर रहे हैं तो अनअवेयरनेस से परचेज डिसीजन तक पहुंचने के लिए कंज्यूमर 7 स्टेप्स से पास होता है। अनअवेयरनेस, अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन एंड परचेज। ठीक है, तो इस मॉडल को लियोन जी शिफमैन ने कंपाइल करके 3 स्टेप्स में, 3 स्टेजेस में कंपाइल किया है, जिसको हम ट्राई कॉम्पोनेंट एटीट्यूड मॉडल बोल रहे हैं, जिसमें आपका फर्स्ट फेज है कॉग्निटिव, सेकेंड इज अफेक्टिव एंड देन इज कोनेटिव। ठीक है, तो ये आपका ट्राई कॉम्पोनेंट है। इस मॉडल के 3 कॉम्पोनेंट हैं। कॉग्निटिव जो कॉम्पोनेंट है उसमें अनअवेयरनेस, अवेयरनेस, देन हाफ ऑफ द नॉलेज स्टेज, ये वाला पार्ट आएगा। अब कॉग्निटिव में क्या है? आपका नॉलेज पार्ट। कॉग्निशन से मतलब क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू योर मेंटल एबिलिटी। आपकी मेमोरी में क्या क्या स्टोरेज है, मतलब कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू, पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपने क्या क्या नॉलेज गेन की है अबाउट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी प्रोडक्ट के बारे में। तो जो भी नॉलेज आप गेन करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से या दूसरों से नॉलेज शेयरिंग के साथ, वो कन्वर्ट होते हैं किसमें? आपके बिलीव्स में। ठीक है, आपके बिलीव्स बनते हैं आपके नॉलेज बेस के थ्रू। उसके बाद आप सेकेंड स्टेज में आ जाते हैं, दैट इज अफेक्टिव। ये ट्राई कॉम्पोनेंट मॉडल की सेकेंड स्टेज है विच इज अफेक्टिव, जिसमें आपका क्या क्या आएगा? half of the knowledge part, then liking, then preference and half of the conviction part. half of the knowledge part क्यों आ रहा है? क्योंकि यही knowledge base, आपकी यही beliefs आपका responsible हैं आगे के steps के लिए। ठीक है, इसी knowledge पे base होकर आप आगे के steps पे जाएंगे। आपकी liking, आपकी preference, ठीक है। affective part is related to your emotions। ठीक है, तो इमोशंस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं किसी भी फाइनल डिसीजन तक पहुंचने के लिए। जो आपके बिलीव्स बने हुए हैं, आप किस इमोशनल स्टेज में हैं या किस तरीके से, किस मूड में हैं, वो भी बहुत ज़्यादा
इम्पैक्ट डालता है आपके परचेज डिसीजन के ऊपर। ठीक है, तो नॉलेज पे बेस्ड होकर आपकी लाइकिंग बनती है, फिर ऑब्वियसली वहाँ आपके पास नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, प्रेफरेंस आपकी तैयार होती है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव को आप सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। देन आपका कन्विक्शन यानी कि आप पूरे फोर्स के साथ तैयार हैं, सारे पूरे इंटेंशन के साथ तैयार हैं आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। देन आप आ जाते हैं थर्ड स्टेज में, विच इज कोनेटिव। अब यहाँ पर क्या है, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपका कन्विक्शन है वो हमेशा परचेज में कन्वर्ट हो जाए। आप कई बार ऐसा होता है पूरे इंटेंशन के साथ, पूरी इंटेंसिटी के साथ किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, बट ऐसे बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से आप फाइनल परचेज तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो थर्ड स्टेज जो है आपका कोनेटिव स्टेज, उसमें पर्सन अपने कन्विक्शन पे बेस्ड होकर फाइनल परचेज करेगा। तो ये कंज्यूमर एटीट्यूड मॉडल है कि किन किन स्टेजेस से फाइनल परचेज तक कंज्यूमर कौन से एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करता है और अनअवेयरनेस से फाइनल परचेज डिसीजन तक कैसे पहुंचता है। सेकेंड टाइप ऑफ मॉडल ऑफ एटीट्यूड इज मल्टी एट्रीब्यूट एटीट्यूड मॉडल। देखिए, सिर्फ फीलिंग्स पे, सिर्फ कंज्यूमर क्या फील कर रहा है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, इस पे बेस्ड होकर हम कंज्यूमर एटीट्यूड को नहीं जज कर सकते हैं। कई ऐसे मल्टी एट्रीब्यूट हैं, कई सारे और एट्रीब्यूट होते हैं जिसके बेसिस पे कंज्यूमर का एटीट्यूड डेवलप होता है या अफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में किस तरीके से देख रहा है, या कैसा उसका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो सिर्फ कंज्यूमर की फीलिंग्स पे बेस्ड होकर हम कंज्यूमर के भी एटीट्यूड को जज नहीं कर सकते हैं। कई सारे और से एट्रीब्यूट्स हैं जिसके बेसिस पे कंज्यूमर का एटीट्यूड चेंज हो सकता है, अफेक्टेड होता है। देन थ्योरी ऑफ ट्राइंग टू कंज्यूम मॉडल, इसके अकॉर्डिंग क्या है, कंज्यूमर अगर पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहा है टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एट द एंड ऑफ द कंजम्पशन ऑफ दैट प्रोडक्ट भी वो पॉजिटिव एटीट्यूड ही शो करेगा। जहाँ पर बिहेवियर टाइम लंबा है, ड्यूरेशन ऑफ बिहेवियर लंबा है, एक लंबे टाइम तक कंज्यूमर प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, तो इस पूरे ड्यूरेशन में उसका एटीट्यूड चेंज भी हो सकता है। ठीक है, देन इज एटीट्यूड टुवर्ड द एड मॉडल। किसी भी कंज्यूमर के एटीट्यूड को डेवलप करने में एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, आपके में भी आपका लिए कोई एक प्रोडक्ट यूजफुल नहीं है, लेकिन आप उसके जो स्किल्स एडवर्टीजमेंट में यूज़ करी जा रही हैं, मान लीजिए इमोशंस ऐसे शो किए जा रहे हैं या कुछ ऐसा ह्यूमर का पुट शो किया जा रहा है जिससे आप अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर किस तरीके का एटीट्यूड शो कर रहे हैं टुवर्ड्स द एडवर्टीजमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट, उसके बेसिस पे भी कंज्यूमर का एटीट्यूड जज किया जाता है। एटीट्यूड फॉर्मेशन, कंज्यूमर का एटीट्यूड किस तरीके से फॉर्म होता है। फर्स्ट इज क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू, देन ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू, या फिर कॉग्निटिव लर्निंग के थ्रू। अब क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग डिपेंडेंट है स्टिमुलस और उसके रिस्पॉन्स के रिलेशनशिप के ऊपर। स्टिमुलस यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई भी ऐसा फैक्टर जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में कुछ एक्शन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, हमारे आईज, हमारे नोज, हमारी स्किन, हमारी टंग किसी भी तरीके का अगर सेंसेशन फील करती है किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से, एक्सटर्नल फोर्स से, तो यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, एक स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलेट करता है कोई भी ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को, उसे स्टिमुलस बोलते हैं हम। तो जब हम क्या कर रहे हैं कि पेयरिंग कर दे रहे हैं किसी प्रोडक्ट को किसी दूसरे ऐसे कंपोनेंट के साथ, किसी ऐसे स्टिमुलस के साथ पेयर कर दे रहे हैं जिससे कि जो डिजायरेबल बिहेवियर है कंज्यूमर का वो निकल के आ पा रहा है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट को हम एडवर्टाइज कर रहे हैं उसके फीचर्स, उसके एट्रीब्यूट के साथ, या फिर उसको हम एडवर्टाइज कर रहे हैं किसी सेलिब्रिटी के साथ,
तो उससे क्या हो रहा है, जैसा एटीट्यूड कंज्यूमर का उस सेलिब्रिटी की तरफ है वैसा ही एटीट्यूड उस प्रोडक्ट की तरफ भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। या फिर कोई ऐसे फीचर्स चाहिए कंज्यूमर को, कुछ ऐसे बेनिफिट्स चाहिए किसी प्रोडक्ट से, अगर आप उन बेनिफिट्स को अपने एडवर्टीजमेंट में ठीक से शो कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को की तरफ अट्रैक्टेड होगा। देन इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से मतलब है, अगर किसी प्रोडक्ट को यूज करके कंज्यूमर को कुछ रिवॉर्ड मिलता है, कुछ उसे अच्छी फीलिंग आती है कि उसे बाय वन गेट वन फ्री मिल गया या कैशबैक मिल गया या कोई कूपन मिल गया, एज रिवॉर्ड उसे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करेगा। वहीं उसको कुछ नेगेटिव फीलिंग आ रही है, उसने कोई शोरूम पे गया, वहां पे का जो सेल्स पर्सन था काफी रूड था, तो उसे एक नेगेटिव फीलिंग आई, तो डेफिनेटली वो एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेता है उस शोरूम की तरफ। देन कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि स्टिमुलस और उसके रिस्पॉन्स के रिलेशनशिप पर नहीं डिपेंडेंट है एटीट्यूड फॉर्मेशन। कंज्यूमर का जो अपना नॉलेज बेस है, जो उसका रैशनल थिंकिंग है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है उसका एटीट्यूड फॉर्मेशन। एटीट्यूड फॉर्मेशन को कौन कौन से सोर्सेस इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट डालते हैं? डायरेक्ट एंड पास्ट एक्सपीरियंस, आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रोडक्ट से रिलेटेड कैसा रहा है, या पास्ट में आपने वो प्रोडक्ट यूज किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था। देन डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग यानी कि डायरेक्टली ही आपको अप्रोच किया जा रहा है, कोई सेल्स पर्सन डायरेक्टली आपसे मिलने आ रहा है, या फिर टेली कॉलिंग के थ्रू डायरेक्टली आपसे बात हो रही है, या मेल ऑर्डर के थ्रू आपका प्रोडक्ट के बारे में आपसे कहा जा रहा है। तो डायरेक्ट टच जहाँ पर होता है, डायरेक्टली ही इन्फ्लुएंस में है आप उसके सेल्स पर्सन के, तो डेफिनेटली वहाँ पर इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है, तो ये भी आपके एटीट्यूड फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करता है। देन एक्सपोजर टू मास मीडिया, आप मास मीडिया कितने ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, आप कितना इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, चाहे टेलीविज़न से है, न्यूज़पेपर से है, मैगजीन से है, या फिर किसी सोशल मीडिया से है। तो जितना ज़्यादा आप एक्सपोज होंगे मास मीडिया की तरफ, उतनी ही ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और जिसके बेसिस पे आपका नॉलेज बैंक तैयार होता है और आप अपना एटीट्यूड फॉर्म करते हैं टुवर्ड्स एनी प्रोडक्ट। देन पर्सनैलिटी फैक्टर्स, पर्सन के अपने पर्सनल जो फैक्टर्स है, उसकी पर्सनालिटी है वो किस तरीके की है, वो भी इम्पैक्ट डालेगी। अगर ऑब्वियसली आप एक पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सनालिटी है आपकी, तो आप किसी भी चीज़ की तरफ आपका आउटलुक पॉजिटिव ही रहता है। लेकिन आप एक नेगेटिव पर्सनालिटी रखते हैं तो ना चाहते हुए भी आप किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर को नेगेटिवली ही अप्रोच करेंगे। देन डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है, इट इज़ वेरी मच क्लियर। अगर आपका डायरेक्टली आपका यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट है तब आपका एटीट्यूड फॉर्म होगा। देन एसोसिएशन, आप जिन जिन ग्रुप्स से एसोसिएशन रखते हैं, जिन जिन में भी सोसाइटी के ग्रुप्स में आप इन्वॉल्व रहते हैं, तो जैसा ग्रुप का बिहेवियर होता है, एटीट्यूड होता है, वैसा ही आप ही अडेप्ट कर लेते हैं। सोशल लर्निंग, आप सोसाइटी से सीखते हैं, जिस भी सोसाइटी को, जिस भी कल्चर को आप बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं आपके बिलीव्स भी उसी तरीके के हो जाते हैं। तो ये जो कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके एटीट्यूड फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। एटीट्यूड आपकी इनर फीलिंग्स को पोर्ट्रे करता है, जो आप किसी इंडिविजुअल या प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कस्टमर किसी रिटेल स्टोर में एंटर होता है जो नया ओपन हुआ है उसकी लोकेलिटी में, ठीक है, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ बाइंग, वो किसी इस इंटेंशन से नहीं गया है कि उसे कुछ खरीदना है, लेकिन वहाँ पर सेल्स पर्सन ने जो असिस्टेंस प्रोवाइड करी, उससे उस इंडिविजुअल का, उस पर्सन का जो इंटेंशन था नॉट बाइंग का, वो चेंज हो गया और वो कुछ ना कुछ वहाँ से परचेज कर लाया। तो दैट मीन्स कंज्यूमर का एटीट्यूड
चेंज होता है जिस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं उसके थ्रू। ठीक है, मतलब जो मार्केटियर्स हैं, अगर नेगेटिव एटीट्यूड है कंज्यूमर का टुवर्ड्स देयर प्रोडक्ट, तो उसको चेंज भी करते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज के थ्रू। अब यहाँ पर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एटीट्यूडनल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? फर्स्ट इज इनहेरेंट नेचर ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का अपना पर्सनल जो उसका इनर नेचर है, इनहेरेंट नेचर है, उससे भी उसके परचेज डिसीजंस काफ़ी अफेक्टेड रहते हैं। जैसे कि कंज्यूमर्स ज़्यादातर ऐसी शॉपिंग करते हैं, ऐसी परचेजिंग करते हैं जो इलॉजिकल और अनइकोनॉमिक होती है। कंज्यूमर हमेशा रैशनल होकर डिसीजन नहीं लेते हैं, वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स पे बेस्ड होकर भी कोई भी परचेज डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे कि कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं, क्वाइट होते हैं, कुछ रैश होते हैं। जो क्वाइट कंज्यूमर्स हैं, पैसिव कंज्यूमर्स हैं, वो इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं पैकेजिंग से या डिस्काउंट से। ठीक है, तो इस तरीके के कस्टमर, अगर कहीं भी आपको शोरूम पे डिस्काउंट्स नज़र आ जाएं, ये कोई भी अट्रैक्टिव पैकेजिंग वाला प्रोडक्ट दिख जाए, तो उसे ज़रूर उसको परचेज कर लेते हैं। जो रैश कंज्यूमर्स होते हैं वो इम्पल्स परचेजेस करते हैं, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो लास्ट में पता चलता है कि वो किसी यूज की नहीं थी। थर्ड टाइप ऑफ कंज्यूमर होते हैं कॉग्निटिव या फिर प्रॉब्लम सॉल्वर। ये क्या है, प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इवैल्यूएट करेंगे और जो उनकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा होगा प्रोडक्ट वही खरीदेंगे। फोर्थ टाइप ऑफ कस्टमर होते हैं जो इमोशनली अटैच हो जाते हैं किसी भी परचेज के साथ, उनके लव, उनकी होप, फियर अटैच कर लेते हैं वो अपनी परचेजेस से। ठीक है, तो इस तरीके के जो कंज्यूमर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सर्च करते हैं प्रोडक्ट को जो उनकी एक्सपेक्टेशन, नीड और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के साथ मैच करता हो। तो ये कुछ इनहेरेंट नेचर हैं कस्टमर के, कंज्यूमर के, जिनको मैनिपुलेट करके मार्केटियर्स एटीट्यूड चेंज कर पाते हैं कंज्यूमर्स का। देन है आपका पर्सनालिटी ट्रेट। पर्सनालिटी ट्रेट भी दो तरीके के होते हैं यूजुअली, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी रखते हैं कंज्यूमर्स, वो हमेशा लैविश लाइफस्टाइल शो करना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करते हैं मनी, इम्पल्सिव परचेजेस करते हैं, वो हमेशा हाई स्टेटस वैल्यू शो करना चाहते हैं सोसाइटी में। ठीक है, तो वो मार्केटियर्स की डिलाइट है, यानी कि वो हमेशा कुछ महंगा और नया खरीदने के लिए तैयार हैं। तो ऑब्वियसली मार्केटर्स के लिए ये बहुत ही इजी टारगेट हैं, जिनको मैनिपुलेट करने में आपको ज़्यादा भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं देने हैं। देन इंट्रोवर्ट कौन से लोग हैं? जो ज़्यादा इम्पल्सिव परचेजिंग नहीं करते हैं, काफ़ी सोच समझ कर कोई भी अपना परचेज डिसीजन लेते हैं। तो ऑब्वियसली मार्केटर्स को यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है इनको मैनिपुलेट करने में, इनका एटीट्यूड चेंज करने में। सोशल इन्फ्लुएंसेस भी बहुत पड़ते हैं एटीट्यूड चेंज के अंदर। सोशल इन्फ्लुएंसेस यानी कि कोई भी इंडिविजुअल एक सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है, तो सोसाइटी में उसके इंटरेक्शंस हैं, उन इंटरेक्शंस के बेसिस पे उसके एटीट्यूड में चेंज आता है। लाइक फैमिली, जिस भी फैमिली को इंडिविजुअल बिलोंग करता है, उसका चाइल्डहुड सोशलाइजेशन किस तरीके का था, बचपन में आपको किस तरीके से ट्रीट किया गया। जैसे कि यूजुअली फैमिली में पेरेंट्स जो हैं, अगर बच्चा नाराज़ है तो उसे चॉकलेट एज रिवॉर्ड देते हैं। तो इस तरीके का सोशलाइजेशन तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल में आ जाएगा कि रिवॉर्ड दिया जाता है एज चॉकलेट। तो चाइल्डहुड सोशलाइजेशन। देन सोशल ग्रुप्स, आप किन किन सोशल ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, आपका कॉलीग्स का ग्रुप कैसा है, या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका ग्रुप कैसा है, आप किस रिलीजन से हैं, आपकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ कैसी हैं, या फिर आपका लाइफस्टाइल जो जिसमें रैपिड चेंजेस हुए हैं रिसेंट ईयर्स में। अब क्या है, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में आ गए हैं,
जहाँ पर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, ये सारे चेंजेस आए हैं लाइफस्टाइल में। इसके साथ साथ अब हम ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की जगह कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स में आ गए हैं, जिससे कि टाइम सेव हो। ठीक है, लाइक वॉशिंग मशीन यूज हो रहे हैं, डिश वॉशर्स यूज हो रहे हैं, ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज यूज हो रही हैं, या ATMs यूज हो रहे हैं। तो ये लाइफस्टाइल चेंज की वजह से एटीट्यूड में चेंज आया है, क्योंकि अब हम कन्वीनियंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से कंज्यूमर्स का एटीट्यूड चेंज होता है। चेंजिंग कंज्यूमर एटीट्यूड्स, कंज्यूमर का एटीट्यूड चेंज होता है उसके पर्सनल कैरेक्टर्स की वजह से, उसके सोसाइटी की वजह से। ठीक है, इसके साथ साथ मार्केटर्स भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जिससे कि वो कंज्यूमर का एटीट्यूड चेंज करें। हर मार्केटर चाहता है कि उसके प्रोडक्ट की तरफ कंज्यूमर का एटीट्यूड चेंज हो, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बने, ताकि वो फाइनली परचेज करे प्रोडक्ट। तो मार्केटर्स स्ट्रैटेजीज बनाते हैं इस चीज़ के लिए कि कैसे एडवर्टाइजिंग करें, कैसे मार्केटिंग करें अपने प्रोडक्ट की। तो वो स्ट्रैटेजीज कुछ है, लाइक चेंजिंग द बेसिक मोटिवेशनल फंक्शन। कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट क्यों खरीदता है? क्योंकि कोई मोटिवेशन होता है उस परचेज के पीछे, कोई ऐसी नीड होती है जो कंज्यूमर को मोटिवेट करती है कि वो एक प्रोडक्ट को जाकर खरीदे। तो उन बेसिक मोटिवेशंस को ही चेंज किया जाए। ठीक है, कंज्यूमर को नीड नहीं थी, नीड जनरेट करी जाए उसके माइंड में, ताकि वो फाइनल परचेज डिसीजन ले। लाइक यूटिलिटेरियन फंक्शन, इसमें क्या है, कंज्यूमर को यूटिलिटी नहीं है किसी प्रोडक्ट की, यूज नहीं है, लेकिन रिवॉर्ड्स को यहाँ पर मैक्सिमाइज किया जाता है और पनिशमेंट्स को मिनिमाइज किया जाता है। यानी कि अगर आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, कंज्यूमर हमेशा रिवॉर्ड्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अगर आप प्रोडक्ट्स के साथ रिवॉर्ड्स दे रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर मोटिवेशन चेंज होगा कंज्यूमर का। और आप क्या करेंगे, किसी भी तरीके के पनिशमेंट यानी कि नेगेटिविटी प्रोडक्ट के साथ जितनी भी है उन्हें रिड्यूस करेंगे, तो ऑब्वियसली मोटिवेशन चेंज होगा। देन ईगो डिफेंसिव फंक्शन, यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर एक्सप्लेन कंज्यूमर के ईगो डिफेंस को एक्सप्लेन किया जाता है, मतलब कि पर्सन अपने ईगो को सेटिस्फाई कर पाए, यानी कि उसका पर्सनल ईगो सेटिस्फाई हो पाए, इस तरीके से आप मार्केटिंग करेंगे अपने प्रोडक्ट की। देन वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, कंज्यूमर अपनी वैल्यूज शो कर पाए, वो रिलीजियस है तो कुछ ऐसे रिलीजियस वे में आपने मार्केटिंग करी है। देन नॉलेज फंक्शन, कंज्यूमर के पास नॉलेज कितनी है किसी भी एक प्रोडक्ट की। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को प्रीवियस नॉलेज है किसी ब्रांड के बारे में, तो वो एक शॉर्टकट वे में एक्ट करेगा दूसरे ब्रांड्स के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एक प्रोडक्ट की नॉलेज है। देन जो सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी है, लिंकिंग द प्रोडक्ट विद अ स्पेशल ग्रुप, इवेंट और कॉज। यहाँ पर एक एग्जांपल लीजिए आप कोका कोला का। कोका कोला ने इवेंट ऑफ सेलिब्रेशन, ठीक है, अपने आप को ब्रांड किया हुआ है एज इवेंट ऑफ सेलिब्रेशन। किसी भी सेलिब्रेशन के टाइम पे कोका कोला सर्व होती है, इस तरीके से उन्होंने अपनी पोजीशनिंग करी हुई है। तो किसी भी ऐसे इवेंट, स्पेशल ग्रुप या कॉज से लिंक कर देना प्रोडक्ट को, उससे भी आप कंज्यूमर के एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। टू कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड्स, कभी कभी कंज्यूमर एक प्रोडक्ट के बारे में दो कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड्स रखते हैं। वो एक एटीट्यूड उनका कहता है कि वो खरीदें, लेकिन दूसरा एटीट्यूड कहता है, जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग होता है, कि ये प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, इसमें सो एंड सो डीमेरिट्स हैं। तो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं हमारे मार्केटर्स विद द हेल्प ऑफ देयर एडवर्टाइजिंग। से सपोज किसी हेल्थ प्रोडक्ट, किसी फूड आइटम को लिंक करता है कंज्यूमर हेल्थ कंसर्न्स के साथ। ठीक है, कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, दूसरी तरफ हेल्थ कंसर्न्स में माइंड में रहते हैं, जैसे कि सफोला ऑयल एडवर्टाइज करता है खुद को कैसे, हेल्दी फॉर द हार्ट। तो जब भी कंज्यूमर हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर है,
वो प्रोडक्ट को खरीदने से पहले हमेशा ध्यान रखेगा कि ओके सफोला इज हेल्दी फॉर द हार्ट, और वो प्रोडक्ट को खरीद लेगा। तो इस तरीके के जो दो कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड्स हैं उनको भी रिजॉल्व करते हैं मार्केटर्स। देन ऑल्टरिंग कंपोनेंट्स ऑफ द मल्टी एट्रीब्यूट मॉडल। अब इसमें क्या है, मल्टी एट्रीब्यूट्स को ऐड करते हैं मार्केटर्स अपने प्रोडक्ट के अंदर, और या फिर मल्टी एट्रीब्यूट्स को एडवर्टाइज करते हैं इन द आइज ऑफ कंज्यूमर्स, लाइक चेंजिंग द रिलेटिव इवैल्यूएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। जो इवैल्यूएशन रेटिंग थी स्ट्रक्चर मार्केट की वजह से, डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो जहां पर जो ब्रांड ऐसा होगा जो इवैल्यूएशन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को ज़्यादा बेटर वे में इवैल्यूएट कर पाएगा, कंज्यूमर उसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। देन चेंजिंग ब्रांड बिलीव्स, अपने ब्रांड के बारे में ही आप कंज्यूमर का बिलीफ चेंज करें, जैसे कि कुछ नया ऐड कर दें, जैसे कि कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है, वहाँ पर आपने सैटरडेज को बैले परफॉर्मेंस रख दिया है। एवरी सैटरडे नाइट आपने एक बैले परफॉर्मेंस होती है रेस्टोरेंट में, इस तरीके से मार्केटिंग करी है, तो डेफिनेटली एक सेलाइन बिलीफ जो उस रेस्टोरेंट का कंज्यूमर्स के माइंड में होगा वो चेंज होगा। देन चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ अ सेलाइन बिलीफ। अब क्या है कि अगर जो भी बिलीफ है उसकी स्ट्रेंथ चेंज करके, अगर नेगेटिविटी है कंज्यूमर के माइंड में तो उस नेगेटिविटी को रिड्यूस करना है, और अगर पॉजिटिविटी है तो डेफिनेटली उस पॉजिटिविटी को स्ट्रेंथन करना है। देन एक एट्रीब्यूट को ऐड करके आप कुछ भी अगर वो प्राइस ऑफ फूड के बारे में लीस्ट कंसर्न है, ठीक है, तो दैट मीन्स वो उसको प्राइस की चिंता नहीं है, तो डेफिनेटली आप मेन्यू में ऐसे भी अपने डिशेस रख सकते हैं मेन्यू कार्ड पे, जो कि जिनका मतलब वो अच्छे प्राइस की हैं, हाई प्राइस की हैं, तो एडिंग एन एट्रीब्यूट हो जाएगा आपके मेन्यू कार्ड में। देन चेंजिंग द ओवरऑल ब्रांड रेटिंग, पूरी ब्रांड रेटिंग ही आप चेंज कर देंगे कंज्यूमर के माइंड में, जिस तरीके से इवैल्यूएशन हुआ था, ठीक है। जैसे कोई कोका कोला की ही लाइन ऐड हुई थी, ठंडा मतलब कोका कोला, तो इस तरीके से ओवरऑल ब्रांडिंग चेंज होती है। कोलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल, इसके थ्रू किस लिमिट तक इलेबोरेट करा जा सकता है कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट, और उसके बेसिस पे आप चेंज करते हैं कंज्यूमर का बिहेवियर। जो भी गिवन क्यूज हैं, क्यूज क्या होते हैं, जो आपके मोटिव्स को डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पेरिफेरल क्यूज के थ्रू जो एक्सपर्टीज है या एक्सपर्ट अट्रैक्टिवनेस है, उसको किस तरीके से शेप अप किया जाएगा, कितना इलेबोरेट किया जाएगा, उसकी लाइकलीहुड कितनी है, इस बेसिस पे आप चेंज करने की कोशिश करते हैं। देन इज चेंज इवैल्यूएशंस, कंज्यूमर का एटीट्यूड जो उसका इवैल्यूएशन है प्रोडक्ट के बारे में, जो कंज्यूमर का इवैल्यूएशन है रिगार्डिंग द आउटकम, कोई भी प्रोडक्ट को यूज करके जो आउटकम आएंगे उनके इवैल्यूएशन के बारे में कंज्यूमर कितना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको चेंज करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कंज्यूमर के बिलीफ को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं। अगर ज़्यादा पॉजिटिव है दैट मीन्स लेस नेगेटिव है, अगर नेगेटिविटी को कम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो आप नेगेटिविटी को थोड़ा कम करके भी ऑब्वियसली थोड़ा सा पॉजिटिव कर सकते हैं एटीट्यूड को। देन एनकरेज एटीट्यूड फॉर्मेशन बेस्ड ऑन इमेजिन्ड एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर क्या है, आप अपनी एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो डिटेल्ड पिक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट शो करते हैं, इम्प्रेसिव लैंग्वेज, वर्चुअल रियलिटी डेमोन्स्ट्रेशंस और इंस्ट्रक्शंस शो करते हैं, तो जिससे कंज्यूमर को एक वर्चुअल फीलिंग आती है उस प्रोडक्ट को यूज करने की, एक वर्चुअल एक्सपीरियंस उसे मिलता है उस प्रोडक्ट का, तो इस तरीके से भी कंज्यूमर का एटीट्यूड चेंज होता है। देन चेंजिंग एटीट्यूड थ्रू इंफॉर्मेशन गिविंग, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे के थ्रू योर एडवर्टीजमेंट्स, योर मार्केटिंग, कंज्यूमर का एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं।
देखिए, एटीट्यूड कंज्यूमर्स का बहुत ज़रूरी है मेजर करना किसी भी रिसर्चर के लिए। तो एटीट्यूड मेजरमेंट के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स यूज़ किए जाते हैं। देखिए, जैसे आप पता ही है कि एटीट्यूड क्या है, एक फीलिंग है जिसको नंबर्स में असाइन करने के लिए हमें इन स्केल्स को यूज़ करना पड़ता है। किसी भी चीज़ का मेजरमेंट तभी हो पाता है जब वो नंबर्स की फॉर्म में हो। ठीक है, तो उसी तरीके से एटीट्यूड को भी हम नंबर्स असाइन करके ही उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, जिसके लिए डिफरेंट हम स्केल्स यूज करते हैं। फर्स्ट इज थर्स्टोन टाइप ऑफ स्केल। थर्स्टोन टाइप ऑफ स्केल में हम डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस यूज करते हैं, एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस यूज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड या किसी भी इवेंट से रिलेटेड या किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि डाइकोटोमस इन नेचर होते हैं। डाइकोटोमस यानी कि जिनके दो ऑप्शंस होंगे, अग्री और डिसअग्री। ठीक है, किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप कोई भी स्टेटमेंट है रिलेटेड, उससे आप अग्री फील कर रहे हैं या डिसअग्री फील कर रहे हैं। और अगर अग्री फील कर रहे हैं तो 1 से लेकर 11 तक कितना सिग्निफिकेंट वो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्ट से के लिए कितनी सिग्निफिकेंस लगता है, उसके बेसिस पे आप 1 से लेकर 11 तक उसको पॉइंट असाइन करेंगे। ठीक है, और अगर डिसअग्री कर रहा है कंज्यूमर तो वहां पर आप 0 असाइन करेंगे। ठीक है, मतलब कि 1 से लेकर 11 तक नंबर असाइन करना है जब पर्सन अग्री फील कर रहा है, और अगर वो डिसअग्री फील कर रहा है तो वहां पर आप 0 असाइन करेंगे। और 1 से लेकर 11 नंबर किस बेसिस पे असाइन कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्ट के लिए कितनी सिग्निफिकेंस रख रहा है। इन द एंड आप स्कोर कैलकुलेट करेंगे, मतलब हर क्वेश्चन के लिए क्या नंबर असाइन हुआ है उस इंडिविजुअल को जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, जितना हायर स्कोर होगा उसी के बेसिस पे आप कंज्यूमर पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, या लोअर स्केल है तो आप नेगेटिव एटीट्यूड रखता है। इस तरीके से आप मेजरमेंट करते हैं। लिकर्ट स्केल में रिस्पोंडेंट को 5 ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट दिए जाते हैं और उसके बेसिस पे रिस्पोंडेंट को अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करना होता है कि कितना स्ट्रांगली वो एग्री करता है या कितना स्ट्रांगली वो डिसएग्री करता है किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट से। ठीक है, तो लिकर्ट स्केल ये इजी टू कंस्ट्रक्ट होता है एंड इसको एडमिनिस्टर भी इजीली किया जा सकता है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि रिस्पोंडेंट को हर एक स्टेटमेंट को रीड आउट करना होता है। इसलिए लिकर्ट स्केल में टाइम ज़्यादा लगता है। एंड प्रमोशन स्ट्रैटेजीज को डेवलप करने के लिए सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल यूज किया जाता है। ये एक 7 पॉइंट रेटिंग स्केल है और इसके एंड पॉइंट्स पे बाइपोलर लेवल्स होंगे, जैसे कि गुड एंड बैड, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। उसके बेसिस उन दोनों के बेसिस पे बीच में जो 7 पॉइंट्स हैं वहां पर पर्सन का रेटिंग जहां पर भी लाई करता है वो उसको टिक करेगा। जैसे कोई भी पर्टिकुलर आइटम है, जैसे आप किसी क्लोथ का ही एग्जाम्पल ले लें, कोई फैशन ब्रांड का नाम ले लें, तो वो रिस्पोंडेंट के हिसाब से मॉडर्न और ओल्ड फैशन्ड के बीच में कहाँ पर लाई करता है, उसकी ओपिनियन के बेसिस पे वो उस पर्टिकुलर को टेक करेगा। स्केल में क्या है, आप एटीट्यूड का डायरेक्शन भी जान सकते हैं और इंटेंसिटी भी जान सकते हैं कि कितना स्ट्रांगली पर्सन अग्री करता है या डिसएग्री करता है। यहाँ पर क्या है, एक सिंगल एडजेक्टिव सेंटर में रखा जाता है और क्या किया जाता है, उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शंस में वैल्यू असाइन करी जाती हैं। जितना उस जो सेंटर में एटीट्यूड या एडजेक्टिव रखा गया है उससे आप अग्री करते हैं तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, और आप डिसएग्री करते हैं तो आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे। आगे एग्जांपल देखते हैं। कांस्टेंट सम स्केल में एक कांस्टेंट सम ऑफ यूनिट्स, चाहे वो पॉइंट्स का हो चाहे वो रुपीस का हो, वो रिस्पोंडेंट से कहा जाता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग डिफरेंट आइटम्स टू बी ऑब्जर्व। ठीक है, पर्सन के लिए कोई भी आइटम कितना इंपॉर्टेंस रखता है उसके बेसिस पे वो उसे पॉइंट्स असाइन करेगा उस टोटल सम में से जो आपने उसे दिया है। इस कंडीशन में डिसएडवांटेज क्या है कि पर्सन जो टोटल सम आपने दिया है उससे ज्यादा भी असाइन कर सकता है और उससे कम भी कर सकता है। एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है।
कंटिन्यूस रेटिंग स्केल में एक कंटिन्यूस रेटिंग स्केल रिस्पोंडेंट को दिया जाता है, जहां पर रिस्पोंडेंट को अपना रिस्पॉन्स एक कंटिन्यूस स्केल में मार्क करना होता है, जहां पर 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स दिए गए हैं फीलिंग्स के या उसकी लाइकिंग के, और उस कॉन्टिनम के बीच में जहां भी उसको लगता है कि उसका रिस्पॉन्स लाइक कर सकता है, वहां पर वो उसे मार्क करेगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है कि अगर रिस्पोंडेंट से पूछा गया है हाउ वुड यू रेट द टीवी एडवर्टीजमेंट एज अ गाइड फॉर बाइंग। अब स्ट्रांगली अग्री एंड स्ट्रांगली डिसअग्री, ये 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स दिए गए हैं कॉन्टिनम के। अब इसके बीच में उसे जहां भी लगता है कि उसकी ओपिनियन लाइक कर सकती है, तो उसको वो टिक कर देगा। ये कंटिन्यूस रेटिंग स्केल। मल्टी डायमेंशनल रेटिंग स्केल में सेट ऑफ कंसिस्टिंग वेरियस टेक्निक्स को यूज किया जाता है। इसमें कंज्यूमर को सिमिलर, वेरी सिमिलर एंड नॉट सिमिलर ग्रुप्स में डिफरेंट ब्रांड्स को कैटेगराइज करना होता है। देखिए ऑब्वियसली जो अभी तक हमने देखा उसके अकॉर्डिंग एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए और किसी भी कंज्यूमर्स के लिए भी, ठीक है। जैसे कि डिटरमाइंस मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, आपको एक आउटलुक प्रोवाइड करता है आपका एटीट्यूड कि आप एनवायरनमेंट को कोई मीनिंग असाइन करें, कि किस तरीके का आपका एनवायरनमेंट है उसको जज करने का एक कैपेबिलिटी देता है। देन रैशनलाइजिंग द एक्शन, रैशनलाइजिंग यानी कि कुछ साइंटिफिक वे में आप किन्हीं ओपिनियन पे बेस्ड होकर कोई भी जजमेंट लेंगे। सिर्फ ऐसे ही नहीं, बिना सोचे समझे आप एक्शन नहीं लेंगे। आप रैशनलाइज्ड वे में आप कुछ फैक्ट्स पे जाकर, कुछ ओपिनियंस पे जाकर कोई अपना एक्शन लेते हैं। जो डिफरेंट फैक्ट्स आपको प्रोवाइड होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने की कैपेबिलिटी आपको देता है। देन फैसिलिटेटिंग सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, आपको फैसिलिटेट करता है कि किन फैक्ट्स को आप सेलेक्ट करें फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। आप जो भी डिसीजन मेकिंग करेंगे कोई किन्हीं फैक्ट्स पे बेस्ड होकर करते हैं, और एनवायरनमेंट से एज स्टिमुलस आपको कई सारे फैक्ट्स मिलते हैं, तो आप हर फैक्ट को रिलाय नहीं कर सकते हैं। तो सिलेक्शन का आपको किन फैक्ट्स को सेलेक्ट करना है उसको लिए आपको आपका एटीट्यूड फैसिलिटेट करता है। ठीक है, एटीट्यूड का कंज्यूमर बिहेवियर पे क्या इन्फ्लुएंस है। कुछ प्रॉब्लम्स मार्केटियर्स फील कर सकते हैं कंज्यूमर की एटीट्यूड किस तरीके का है उसकी वजह से। लाइक नेगेटिव लर्न्ड एटीट्यूड, कंज्यूमर जैसे हम फैमिली को बिलोंग करते हैं, सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, तो सिंस चाइल्डहुड हमारे माइंड में जो चीज़ सेट है उसको चेंज कर पाना कभी कभी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, मे बी कोई कंज्यूमर कोई सेल्स पर्सन है, वो किसी नए डिटर्जेंट पाउडर के लिए कन्विंस कर रहा है किसी भी इंडिविजुअल को, लेकिन वो जो कंज्यूमर है उसका वो स्टॉन्च बिलीवर है कि जो डिटर्जेंट उसकी मदर यूज करती है वो ही बेस्ट है। तो सेल्स पर्सन चाहे कितने भी एफर्ट्स लगा ले वो कन्विंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेगेटिव लर्न एटीट्यूड है उस कंज्यूमर का। देन पॉजिटिव लर्न एटीट्यूड, पॉजिटिव लर्न एटीट्यूड के केस में पॉजिटिविटी रखता है कोई भी कंज्यूमर, नए ब्रांड को यूज करने के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए वो तैयार रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा मार्केटर का टास्क इजी हो जाता है। देन नेगेटिव एक्सपीरियंस एटीट्यूड, यहाँ पे एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपका नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। मतलब आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया था, आपका एक्सपीरियंस नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए भी वो आपका एटीट्यूड नेगेटिव ही हो जाएगा टूवर्ड्स दैट प्रोडक्ट। देन पॉजिटिव एक्सपीरियंस एटीट्यूड, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो दोबारा आपको उतना कन्विंस नहीं करना पड़ेगा सेम प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए।